हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, डिफिनेशन मेथड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य और बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से और आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। जो आज की वीडियो में इसे हम कंप्लीट कवर करेंगे और इस टॉपिक से जितने भी अभी तक आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है और कुछ नए क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई 4 या आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज 3000 से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो एनफ रहेगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी तैयारी 4, दोनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है और आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड माध्यमिक आचार्य के एग्जाम होने में सिर्फ 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है। सिर्फ और सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का सर्वप्रथम किस रूप से परिभाषित किया गया था? पहला ऑप्शन है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है चेतना या ऑप्शन नंबर डी मन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आत्मा। क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइकी से हुआ था, जिसका मतलब होता है आत्मा, और लोगों का मतलब होता है अध्ययन, जो कि स्टार्टिंग में आत्मा के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से मानव एवं प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, जेबी वाटसन या ऑप्शन डी है मैकडूगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, जो कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन विलियम वुंट, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड या कार्ल रोजर्स। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट तौर पर लेना और ट्राई करना हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक विधि सबसे पहले कहाँ पर हुआ था और किस विश्वविद्यालय में हुआ था और किस जगह पे हुआ था? तो याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट। कब किया था? तो 1879 में जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उद्दीपन अनुक्रिया एस आर के संबंध अध्ययन मुख्य रूप से किस मनोविज्ञान पद्धति में किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हो। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रयोगात्मक विधि। जो आपके स्वतंत्र चर होते हैं वो आपका उद्दीपक कहलाता है, और जो आपका आश्रित चर होता है वो अनुक्रिया का प्रभाव के कारण संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
मनोविज्ञान की वो शाखा जो कार्यस्थल पर मनोव्यवहार का अध्ययन करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक मनोवैज्ञानिक विभिन्न आयु वर्ग के लिए व्यक्तियों के बुद्धि स्तर की तुलना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। जब एक साइकोलॉजिस्ट चाहता है कि कंपेयर करना हर किसी के इंटेलिजेंस बुद्धि को तुलना करना, तो कैसे करेगा, कौन सी विधि उपयोग करेगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं विकासात्मक विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल डिजीज एंड मेडिसिन। ये आपके साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन को याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता है और ये सवाल ऐसे हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है। तो नाम याद रखिएगा, सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने अचेतन मन, ईद, ईगो, सुपर ईगो, यौन इच्छाओं आदि पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है। तो ऑप्शन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि क्या अध्ययन के घंटे और परीक्षा अंकों के बीच कोई संबंध है, तो सबसे उपयुक्त कौन सी विधि अपनाएगा? मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इजी, मॉडरेट, हाई हर क्वेश्चन का लेवल शामिल किया है। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन सेट करता है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंबंध विधि, को रिलेशन मेथड इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य बल किस पर था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वर्दिमर, कोहलर और कोपका का सिद्धांत माना जाता है, जहाँ पर संपूर्ण उसके अंगों के योग से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने सीटेट, बीटेट, स्टेट हर एग्जाम में सवाल आपने देखा होगा कि व्यवहारवाद के संस्थापक किसे माना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, जेबी वाटसन, जिन्होंने 1913 में पेपर लिखकर व्यवहारवाद की स्थापना करी, जो केवल प्रेक्षणीय व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है। कब किया गया था? तो इस डेट को याद रखिएगा, 1913। अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति के गहन अध्ययन की विधि क्या कहते हैं? जब हम किसी भी एक पर्सन के बारे में डीप रिसर्च करते हैं, जब इंसेटिव स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है केस स्टडी, जब आप किसी एक चीज़ के बारे में काफ़ी डीपली रिसर्च करते हो। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो कि जीवों के उन समायोजनों को अध्ययन करता है, उनके परिवर्ण परिवर्ण से संबंधित है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, वुडवर्थ, जिन्होंने अपनी मनोविज्ञान की गतिशील परिभाषा दी, जिसमें पर्यावरण के साथ
समायोजन पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बल दिया। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की वो शाखा जो अपराध और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलू को अध्ययन करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके फोरेंसिक टेस्ट होते हैं, चाहे आपके फोरेंसिक मनोविज्ञान, कानून और मनोविज्ञान का एक अंत विषयक क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर अपराधी प्रोफाइलिंग, गवाह की साक्ष्यदास्ता, मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन आदि शामिल है। जो आप फोरेंसिक टेस्ट देखते हो इसी के अंतर्गत आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगात्मक विधि में जिस जड़ में शोधकर्ता हेरफेर करता है उसे हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि डेली आपको एग्जाम तक डेली ऐसे आपको हर एक दिन एक टॉपिक खत्म किया जाए, हर एक यूनिट खत्म किया जाए, तो आपका सपोर्ट और आपका लाइक और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जब भी क्लासेस का नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट है तो आपको अपडेट रह पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मानवतावादी मनोविज्ञान की प्रमुख व्यक्ति कौन है। पहला ऑप्शन BF स्किनर, सिगमंड फ्रॉयड, अब्राहम मैस्लो, यॉन पॉलोव। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दो इंसान थे जो मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन कौन। तो पहले थे अब्राहम मैस्लो और दूसरे कॉल रोजर्स। कॉल रोजर्स का नाम इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम अब्राहम मैस्लो के साथ जाएंगे, जो कि प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि मानव की स्वतंत्र इच्छा, विकास क्षमता और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा कक्षा के छात्रों के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन करना किस विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्राकृतिक अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अनुकूलित अनुक्रिया पर बल दिया है। सिगमंड फ्रायड, यॉन पेलॉव, कॉलर या विलियम उंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यॉन पाउलाव, जो कि क्लासिकल सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये पारंपरिक परिभाषा किससे संबंधित है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, संरचनावाद। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि संरचनावाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा विलियम उंट और टिशनर को संरचनावाद के जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने आपके इमोशन, आपकी भावनाएं, आपकी मानसिक छवियों को समझने के लिए आत्मनिष्ठता विधि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान का वो क्षेत्र जो मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकीय विश्लेषण में +1.00 से लेकर -1.00 के बीच जो मान दो चरों के बीच संबंध को दिशा और सामर्थ्य बताता है उसे हम क्या कहते हैं। अगर आपने पहले के नोट्स अगर आपने देखा होगा तो उसे हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो दो चीज़ों के बीच को रिलेशन को बताने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं, रुचियां, व्यक्तित्व और लक्षणों को मापने के लिए प्रयुक्त मानकीकृत उपकरणों को क्या कहते हैं? किसी भी हम इंडिविजुअल जब हम मेजर करते हैं, जैसे कि मेंटल एबिलिटी हो, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे पर्सनालिटी ट्रेट हो, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, उसको मेजर करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अचेतन मानसिक शक्तियों के अध्ययन पर जोर किस स्कूल ने दिया था? ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है, इसका अध्ययन पर काफी ज्यादा जोर दिया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने किस मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए थे? मैंने आपको जस्ट कुछ टाइम पहले ही बताया था कि विलियम जेम्स किस परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, फंक्शनैलिज्म। फंक्शनैलिज्म क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, जो विलियम जेम्स थे वो प्रवर्तक माने जाते हैं आपके कार्यवाद के, जिन्होंने ये समझने पर जोर दिया कि जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि चेतना, वो व्यक्ति के पर्यावरण के साथ समायोजित करने में कैसे सहायता होती है, ये सब चीज उनके द्वारा बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था में वृद्धा अवस्था तक मानव विकास के अध्ययन से क्या संबंधित शाखा है? मतलब जब आप बाल अवस्था से होते हो और वृद्धावस्था तक मानव विकास के अध्ययन से क्या एक संबंधित शाखा है? तो याद रखिएगा, जो आपका विकास होता है ना, वो जब आपका जन्म होता है, जब आप गर्भ में रहते हो, वहां से लेकर जब तक आपकी मृत्यु हो नहीं जाती है, तब तक आपका विकासात्मक मनोविज्ञान आपके साथ रहता है, आपके साथ संबंधित होता है। हर एक दिन कुछ ना कुछ आप नया सीखते हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका कॉग्निटिव हो, चाहे आपका सोशल हो, चाहे आपका इमोशनल हो। हर दिन एक आपका परिवर्तन आप सीखते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो विधि जिसमें प्रतिभागी अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं को अवलोकन और विवरण देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली का मानव व्यवहार से संबंध बताने वाली शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जैविक मनोविज्ञान, जो कि आपके मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, आपके हार्मोन, आपके हेरिडिटी जैसे जैविक प्रक्रियाएं, व्यवहार, आपके मानसिक प्रक्रियाओं को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के इतिहास में संरचनावाद और कार्यवाद के बीच मुख्य मतभेद किस बात पर था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो संरचनावाद है, उसके कर्मदाता, उसके जन्मदाता वुंट और टीचनर को माना जाता है, जबकि कार्यवाद के जन्मदाता उनका विलियम जेम्स को माना जाता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रचनावाद था वो मन की मूल तत्वों को जानने पर केंद्रित है, जबकि आपका कार्यवाद मन के कार्य, उसका उद्देश्य, उसके पर्यावरण के साथ संयोजन के ध्यान के समझने पर केंद्रित है। तो ये आपका दो मेजर डिफरेंस है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नैदानिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
The primary goal of clinical psychology is। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ये जानने के लिए क्या शोर का स्तर होता है और जो इसका निम्न सीखने की गति होती है वो कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रयोग करता है, यहाँ सीखने की गति क्या होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जब आप प्रयोग करते हो तो यहाँ सीखने की गति का मापन किया जा रहा होता है और शोर का स्तर एक स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, जिसे आप पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन को समझ सकते हो और क्या कैसे होगा, क्यों होगा, हर चीज़ आप समझ पाओगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। अगर आप उतना कर लेते हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ में कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो चाहते हो डेली आपको मिले तो आपका लाइक और सपोर्ट आपकी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबको ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी आपका कोई सजेशन हो, कुछ राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।